नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। तो हम CUET PG MA हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और इससे पहले क्लास में TU 2016 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था के 5 क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज छठे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 5 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज छठे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं DU का। अगर इससे कि पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हम 5 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, छठे प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा छठा प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी और बहुत प्रसिद्ध, आप जानते हैं, ये कहानी है और इसके रचनाकार कौन है। विकल्प दिए गए लाला भगवान दीन, इंशाअल्लाह खान, किशोरी लाल गोस्वामी और रामचंद्र शुक्ल। तो रानी केतकी कहानी के जो रचनाकार कौन है वो है इंसा अल्लाह खान, ठीक है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है, उसका नाम है 11 वर्ष का समय, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर आप याद रखना चाहें 1903 ईस्वी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ठीक है। और किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी है, वो है प्रणयिनी परिणय। इसका नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। प्रणयिनी परिणय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग के रचनाकार हैं और विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? जी हाँ, द्विवेदी युग के कवि हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस किस युग में कौन कौन से कवि आते हैं, जो महत्वपूर्ण मेन कवि हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक शामिल होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु युग में तो सबसे पहले स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन। और प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। आप रिवीजन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप इसकी गति को तेज करके पढ़ सकते हैं। 1.5x या 2x पे देखेंगे तो आपको जल्द जल्द ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अंबिका दत्त, अंबिका दत्त व्यास। और राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। अब हम चलते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग, देखिए द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक शामिल होते हैं। तो द्विवेदी युग में सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कौन आते हैं? मैथिली शरण गुप्त, ये भी द्विवेदी युग में आते हैं, जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी द्विवेदी युग में आते हैं। अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी,
और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सब हैं द्विवेदी युग के कवि। जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हम बात करते हैं अब छायावाद की। तो छायावाद में आप जानते हैं कि कवि चातुष्ट में कौन कौन शामिल होते हैं? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत और निराला। तो बढ़ते हैं छायावाद की ओर। छायावाद, देखिए छायावाद में जो है मैं आपको विस्तार में बता देता हूं। कवि चातुष्ट, कवि चातुष्ट में शामिल होते हैं कौन? प्रसाद, प्रसाद मतलब कौन? जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला, ठीक है, और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। प्रश्न कभी कभी आता है कि कवि चातुष्ट में कौन कौन शामिल है? तो कवि चातुष्ट में ये शामिल है। उसके बाद छायावाद के वृहत त्रयी कौन है, ये भी आपको जानना जरूरी है। छायावाद के वृहत त्रयी, तो छायावाद के वृहत त्रयी में आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, जिनको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कहा जाता है, ठीक है। प्रसाद, पंत और निराला, ये वृहत त्रयी में आते हैं। और मैंने आपको बताया इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश। और इसके बाद आता है लघुत्रयी, और उस लघुत्रयी को वर्मात्रयी भी कहते हैं। क्या है देखिए, लघुत्रयी, लघुत्रयी, और इसको क्या कहते हैं? वर्मात्रयी भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और कौन आता है इसमें? राम कुमार वर्मा। देखिए ये लघुत्रयी में शामिल होते हैं, उसको वर्मात्रयी भी कहा जाता है। राम कुमार वर्मा। तो ये सब कौन हो गए? छायावाद युगीन हो गए। और उसके बाद क्या है? प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी में आप याद रख सकते हैं, प्रगतिवादी कवि में आप याद रख सकते हैं किनका नाम? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सब आते हैं प्रगतिवादी में। तो प्रगतिवादी में केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन। त्रिलोचन, नागार्जुन। तो हमने विस्तार से देखा कि किस किस युग में कौन कौन से कवि आते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? तो स्पष्ट रूप से मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिए 7वां सवाल हो गया हमारा। 8वां सवाल है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना क्या है? और विकल्प दिए गए हैं प्रेम शतक, पावस पचासा, उद्धव शतक और रस कलश। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, इसमें कौन सी है? जी हाँ, उद्धव शतक। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर कृति है। अन्य कृतियों की बात करें हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की, देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, अभी मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युगीन कवि हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी कृतियों में है हिंडोला, हिंडोला, ठीक है। दूसरा है हरिश्चंद्र, हिंडोला, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंडोला, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी, और एक और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा गया है उद्धव शतक, उद्धव शतक। उसके बाद हमारा विकल्प दिया गया है, देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए
ये जो प्रेम शतक है, ये प्रेम शतक वियोगी हरि की कृति है। आपको मैं विकल्पों पर भी ध्यान दिला दूं, जो प्रेम शतक है ये किसकी कृति है? वियोगी हरि, वियोगी हरि की कृति है। ठीक है, उसके बाद देखिए विकल्प बी में है पावस पचासा। पावस पचासा जो है वो अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। और अंबिका दत्त व्यास की कौन सी कृति है? पावस पचासा, पावस पचासा। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, हो होरी, ये बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हो होरी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास जी की। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला विकल्प था रस कलश, और रस कलश किसकी कृति है? रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति। अयोध्या सिंह उपाध्याय को जानते हैं आप, आधुनिक हिंदी का सूरदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हम चारों विकल्पों पर गौर कर चुके हैं। प्रेम शतक वियोगी हरि, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास, और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न है हमारा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, और यह महाकाव्य किस महाकाव्य की यह पंक्ति है? विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष, प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी। तीनों महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। तो ये जो दिवस का अवसान समीप था, ये जो है किसकी पंक्ति है? जी हाँ, ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। तो आप देख रहे हैं 3 महाकाव्यात्मक रचना हमारे सामने है। तो इस पर अगर हम चर्चा कर लें, प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी। देखिए तो सबसे पहली जो रचना है आपके पास प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। दूसरी रचना क्या है? साकेत, साकेत। और तीसरी रचना क्या दिया गया है विकल्प में? कामायनी। और घुमा फिरा करके परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कामायनी। इसके बारे में हम एक एक दो बात अगर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए इसके लेखक कौन है? प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अभी हम उनकी एक रचना के बारे में पढ़ चुके हैं, रस कलश, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय के 3 प्रबंध काव्य हैं जो बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तीनों प्रबंध काव्य हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला तो ऊपर दिया गया है प्रिय प्रवास, महाकाव्यात्मक कृति प्रिय प्रवास। दूसरा है पारिजात, याद रखेंगे पारिजात। और तीसरा है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास में जो है सीता परित्याग की कथा का वर्णन किया गया है। और मैंने आपको बताया कि इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का सूरदास भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का सूरदास कहा जाता है। किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और इनकी कृति जो है आप देख रहे हैं प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? प्रिय प्रवास, प्रथम महाकाव्य है। और इसमें मैंने आपको बताया कि वैदेही वनवास में किसका जिक्र है? सीता परित्याग का जिक्र है, सीता परित्याग की कथा बताई गई है इसमें।
अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की दो और महत्वपूर्ण कृति जो मुहावरेदार जिसकी भाषा है, एक चुभते चौपदे और एक चोखे चौपदे। देखिए ये लिख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की दो मुहावरेदार कृति है ये, ठीक है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। लाइट चला गया है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए है महाकाव्यात्मक कृति साकेत। अच्छा, साकेत किसकी कृति है? साकेत है कृति मैथिली शरण गुप्त की कृति है, ठीक है। आप सभी जानते हैं साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। और अभी प्रश्न पूछा गया था ना कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं, तो द्विवेद युग के हैं। अच्छा, साकेत में और क्या बात याद रखेंगे कि साकेत जो ये शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है अयोध्या। और इस साकेत की जो प्रधान चरित्र है वो उर्मिला है, आप सभी जानते हैं, और इसमें कुल 12 सर्ग है। तो एक एक करके मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। तो साकेत में जो ये जो साकेत शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या, अर्थ होता है अयोध्या। इसकी जो प्रधान पात्र है वो कौन है? उर्मिला, उर्मिला इसकी प्रधान पात्र है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। कुल कितने सर्ग हैं इसमें? 12 सर्ग। अगली महाकाव्यात्मक कृति है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इसके जो मुख्य पात्र कौन कौन है? श्रद्धा, ईड़ा और मनु और कुमार, ठीक है। इसके पात्र कौन कौन है? देखिए, श्रद्धा, ईड़ा, मनु, ये तीनों मुख्य पात्र हैं, ठीक है, कामायनी के। तो हम पूरे प्रश्नों को विस्तार से देख चुके हैं। हमारा प्रश्न था कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये महाकाव्यात्मक पंक्ति जो है ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति से ली गई है। अगला प्रश्न जो है आपके समक्ष है और अंतिम प्रश्न है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक भारतीय आत्मा कहा गया है किस कवि को? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? एक भारतीय आत्मा कहा गया है। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध है हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, और एक प्रसिद्ध रचना इनकी हिम तरंगिणी। अब हिम तरंगिणी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इनके लिए मिला है, ठीक है। हिम तरंगिणी, भूलेंगे नहीं, हिम तरंगिणी, साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना के लिए इनको मिला है, हिम तरंगिणी के लिए। और एक और सुप्रसिद्ध है इनकी काव्य कृति कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विधि प्यार में ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, यह भी माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। और एक और कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला। चलिए, लाइट चला गया है तो वैसे भी हमारे 5 प्रश्न पूरे हो गए। आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।